गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे थे अपने सेल डिवीजन। काफ़ी क्लासें हो गई है। हार्ड टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। प्रश्न आते हैं, आएंगे, अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आएंगे। कंपटीशन जब आपका एलएसए का होगा तो उसमें भी आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना है। आज ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। लास्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं अपने पढ़ा सेल डिवीजन किसे कहते हैं, इसका प्रारूप पढ़ा, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं पढ़ी, इंटरफेज अवस्थाएं पढ़ी, फिर अपने अर्धसूत्री असूत्री विभाजन पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था वो अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा। अर्धसूत्री की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ी। प्रोफेज की फिर आगे 5 अवस्थाएं पढ़ी। फिर अपने अर्धसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ा। उससे पहले समसूत्री विभाजन का महत्व का मतलब है भी ये कोई इम्पोर्टेंस, अर्धसूत्री विभाजन से हमें क्या फायदा है, क्या उद्देश्य है, और समसूत्री विभाजन से क्या उद्देश्य है। अर्धसूत्री विभाजन से सबसे बड़ा उद्देश्य ये है एगुणिक युग्मक प्राप्त होते हैं, और जो वेरिएशन का मतलब विभिन्नता, क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर की घटना का मतलब है जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके खंडों का आदान प्रदान होता है, तो जीनों का चेंजिंग आ जाती है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जो आगे इसके अंदर अनुवांशिक गुणों में नए सहयोग बनते हैं, यानी विभिन्नता आती है। कोई भी संतति है, जैसे नर और मादा मैटिंग की आगे संतान पैदा हुई तो उसमें वेरिएशन, विभिन्नता आएगी। क्यों? आधे गुण नर के होते हैं, आधे मेल के हैं। उसी तरह से जो अर्धसूत्री विभाजन करती है सेल्स, तो उसमें क्या होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण अनुवांशिक संगठन है उनमें क्या है, नया परिवर्तन आता है, या उसके अंदर क्या है, नए गुणों का सहयोग बनता है। 2 बात। तीसरी बात यह है इसके अंदर 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है जो अगुणित होती है। अगुणित का आपको पता ही है, हैप्लॉइड होती है। और जब वो आगे फिर उनके नर और मादा के जो शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे तब आगे यूनिट यानी कि जाइकोट बनेगा, तब वो डिप्लॉइड होगी। इस तरह से इनका महत्व। समसूत्री में अपने क्या पढ़ा था? समसूत्री में पढ़ा था कि एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या डिटो मात्र कोशिका से समान होती है। तो वहां पर नया अनुवांशिक संगठन या नया अनुवांशिक सहयोग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय की घटना नहीं हो रही। जितने गुणसूत्र मात्रा में थे उतने ही आगे संतान में चले गए। जो कोशिका मात्र कोशिका में थे वही पुत्र कोशिका में हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंजिंग आ रही है क्रॉसिंग ओवर के कारण। नए अनुवांशिक संगठन गुणों के सहयोग बन रहे हैं। समसूत्री विभाजन में ये नहीं था। साथ में एक था गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन महत्वपूर्ण है। ये बात अपने पढ़ ली थी, याद हो रही है। अब मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में अंतर, या समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। कोई 5 अंतर पूछ लेगा, कोई 10 अंतर पूछ लेगा। कई बार बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बड़ा ध्यान में रखना है। अब अंतर अगर आप बाई पेज सामने होते तो आप ही इसका आंसर दे सकते थे। क्यों? क्योंकि अंतर का मतलब है जो समसूत्री में पढ़ा है वो समसूत्री की विशेषता होगी, और जो अर्धसूत्री में पढ़ा है वो अर्धसूत्री की होगी। जैसे नंबर 1 पॉइंट, समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं यानी कि सोमैटिक सेल में होता है। तो इस साइड क्या लिखोगे? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में पहला पॉइंट होगा यह जर्म सेल या प्रजनन कोशिकाओं में होता है। तो अंतर हो गया ना इसमें। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में। क्या ये बात आपने नहीं पढ़ी है? ये अंतर आ गया। दूसरा अंतर, विभाजन के अंत में यानी कि कोशिका विभाजन के बाद में, समसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं अपने, इधर वाली साइड समसूत्री और ये वाली अर्धसूत्री। तो पहला पॉइंट बताया मैंने आपको समसूत्री का, ये वाला है अर्धसूत्री। समसूत्री में यह कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन, और ये होता है जनन कोशिका में। दूसरा पॉइंट, समसूत्री विभाजन में विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या मात्र पितृ कोशिका के समान ही होती है। इधर पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। 2 पॉइंट बता दी। तीसरा, समसूत्री विभाजन में सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस या क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं होती। इधर अर्धसूत्री विभाजन में सूत्र युग्मन। अब आप बताओ, सूत्र युग्मन, सिनेप्सिस कहते हैं, या क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। अब देखो, सूत्र युग्मन की घटना अर्धसूत्री विभाजन में किस अवस्था में होती है? तो आपका आंसर होगा जाइकोटीन में। दूसरी अवस्था कौन सी थी? जाइकोटीन। क्रॉसिंग ओवर की घटना पेक्टिन में।
3 पॉइंट बता दिए आपको। और समसूत्री विभाजन कई कोशिका में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, सॉरी समान रहती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तीसरा पॉइंट पड़ा है, इसमें क्रॉसिंग ओवर या सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस की प्रक्रिया नहीं होती, और इसमें सूत्र युग्मन और क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है, और आप इसमें अवस्था भी लिख सकते हो। 3 कारण मैंने आपको 3 अंतर बता दी। चौथा अंतर, समसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज अवस्था है वो सरल होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी व जटिल होती है। जटिल का मतलब आगे 5 उप अवस्थाएं बता दी, थोड़ी हार्ड होती है। हार्ड कैसे? समसूत्री विभाजन में तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज थी, लेकिन अर्धसूत्री में क्या था, प्रोफेज की आगे उप अवस्थाएं बांट दी। इसलिए समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था अत्यधिक सरल होती है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था अत्यधिक जटिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ होता है। मैंने आपको बताया था प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है। कैसे? देखो आप, ये गुणसूत्र है, ये क्या है, यहां बनाते हैं। ये गुणसूत्र की संरचना है, ये गुणसूत्र की संरचना है। तो इसमें कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड है। कितने? 2 क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का मतलब है तो ये वाला पार्ट है, ये क्रोमेटिड कहलाता है। तो गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। कितने? 2 क्रोमेटिड, या उन्हें अर्ध गुणसूत्र बोल सकते हैं। ये जो संरचना है इसे आप क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र भी बोल सकते हो। ध्यान रखना, गुणसूत्र के अंदर 2 क्रोमेटिड होते हैं। कितने? 2 क्रोमेटिड। ये गुणसूत्र है, ये वाला गुणसूत्र की संरचना है, और ये क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र है। तो अब अपने बात कर रहे थे समसूत्री विभाजन में प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं जो एक सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ये क्या है? ये क्या चीज है? बीच वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या है? सेंट्रोमियर। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ये बात है समसूत्री विभाजन की। अब बात करते हैं अपने अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन में 2 समजात गुणसूत्र टेट्राड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? टेट्राड का। तो आप एक बात बताओ, टेट्राड जो आपने पढ़ी थी वो कौन सी अवस्था में थी? टेट्राड अवस्था किस में थी? जाइगोटीन। सूत्र युग्मन की प्रक्रिया भी जाइगोटीन में थी, और टेट्राड। अब अपने बात करते हैं टेट्राड किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था टेट्राड में कितने क्रोमेटिड होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। तो अभी आपको बता रहे हैं, ये देखो, ये क्या है? 2 गुणसूत्र है। क्या है? 2 गुणसूत्र है। तो इनमें कितने क्रोमेटिड है? 4 क्रोमेटिड है। तो ये कौन सी अवस्था कहलाएगी? टेट्राड अवस्था। क्यों? क्योंकि ये समजात गुणसूत्र है। समजात गुणसूत्र का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समजात गुणसूत्र। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? 2 समजात गुणसूत्र में टेट्राड अवस्था पाई जाती है। टेट्राड अवस्था का मतलब है जिसमें 4 क्रोमेटिड होता है। इसे बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट का मतलब है समजात गुणसूत्रों का जो युग्म है, जो जोड़ है, उसे बाइवेलेंट कहते हैं, और ये टेट्राड अवस्था कहलाती है। टेट्राड अवस्था में 4 क्रोमेटिड होते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। समसूत्री विभाजन के अंदर तो एक गुणसूत्र है, उसमें 2 क्रोमेटिड है जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए। ठीक है। और उसके विपरीत अगर बात करते हैं अपने अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन में 2 समजात गुणसूत्र होते हैं और उनमें 4 क्रोमेटिड होते हैं जो टेट्राड अवस्था है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा, टेट्राड में कितने क्रोमेटिड होते हैं? टेट्राड अवस्था में कितने क्रोमेटिड होते हैं? तो आपका आंसर होगा 4। और समसूत्री विभाजन में या समसूत्री विभाजन में 2 क्रोमेटिड, और अर्धसूत्री विभाजन में टेट्राड अवस्था में 4 गुणसूत्र। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। और अवस्था पूछेगा आपसे भी किस अवस्था में टेट्राड अवस्था पाई जाती है, तो आपका ये आंसर होगा जाइगोटीन। सूत्र युग्मन की प्रक्रिया किस अवस्था में पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा जाइगोटीन।
क्रॉसिंग ओवर की घटना या काइज्मा का निर्माण किस अवस्था में होता है? पैकेटिंग। अब ये देखो, ये है अंतर। इसमें तो समसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र है, दो क्रोमेटिड है, या इन्हें दो अर्ध गुणसूत्र भी बोल देते हैं। ये क्या है? टेट्राड अवस्था है या बाइवेलेंट अवस्था है जिसमें 4 क्रोमेटिड है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है जो इनके अंतर को बताता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन में क्या है? एनाफेज। अब एक बात आप ध्यान में रखना, प्रश्न ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने बताई थी आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में मैंने बताया था अभी जो गुणसूत्र है वो एक जाड़ के संरचना क्रोमेटिन पदार्थ है जो धागे के रूप में संरचना ग्रुप में पाया जाता है। सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं और जो गुणसूत्र है उसका डबल मटेरियल पाया जाता है। ये बात अपने बात की थी समसूत्री में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? सेंट्रोमियर दो भागों में बंटता है। दो भागों का मतलब, जैसे ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र और ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का विभाजन का मतलब है ये प्रक्रिया बन जाएगी, ये वाली, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। ये सेंट्रोमियर का विभाजन हो रहा है। तो आपका आंसर होगा एनाफेज। क्यों? क्योंकि पूर्णतया जो सेंट्रोमियर का विभाजन है वो एनाफेज अवस्था में होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तीसरी अवस्था। तो ये ध्यान रखना। तो आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है, समसूत्री विभाजन के अंदर, किसमें? समसूत्री विभाजन में एनाफेज में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो उधर अपने बात करते हैं अर्धसूत्री में। अर्धसूत्री में होगा तो वही, लेकिन आप ये लिख सकते हो एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। लेकिन आपसे वो यही पूछेगा, सीधा अवस्था पूछेगा, सेंट्रोमियर का विभाजन किस अवस्था में होता है? तो आपका आंसर एनाफेज ही होगा, चाहे अर्धसूत्री है और चाहे वो समसूत्री विभाजन है। अगर अर्धसूत्री का पूछ के अगर वो सेकंड लगाता है तो आपका आंसर एनाफेज सेकंड होगा। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था टीलोफेज अवस्था, जो अंतिम अवस्था होती है, उनमें जो स्पिंडल फाइबर है वो विलुप्त हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर विलुप्त हो जाते हैं। तो समसूत्री विभाजन में क्या है? टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। लेकिन जो अपने बात करते हैं अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री में टीलोफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होते। क्यों पूर्ण रूप से लुप्त होंगे? वो टीलोफेज सेकंड में। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, भी जो स्पिंडल फाइबर है वो किस अवस्था में लुप्त होते हैं? समसूत्री विभाजन में टीलोफेज अवस्था। नेक्स्ट, अपने बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक कोशिका है, सबसे पहले उसका जो समजात गुणसूत्र उनके जोड़े बनेंगे, फिर आगे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो पुत्री कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या सेम मात्र कोशिका के समान होती है। तो क्या आप एक बात बताओ, जो गुणसूत्रों की संख्या समान होगी, जो उनका अनुवांशिक संघटक है वो पेत्र कोशिका के समान ही होता है। पेत्र कोशिका के समान ही होता है। जैसी पेत्र या मात्र कोशिका है उस कोशिका के समान ही उनका अनुवांशिक जेनेटिक संगठन होगा। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना होने के कारण उनका जो अनुवांशिक संगठन है वो पुत्र कोशिकाओं में चेंज हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, कि समसूत्री विभाजन में तो जो पुत्र कोशिका होती है उनमें अनुवांशिक संगठन से मात्र कोशिका के समान ही होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में जो पुत्र कोशिकाएं हैं, पुत्री कोशिकाएं हैं, उनमें जो अनुवांशिक संगठन है वो पितर कोशिका से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। तो ये इंपॉर्टेंट थे, 6 या 7 पॉइंट थे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। हर बार क्वेश्चन आता है, अगर बुक में नई बुक में नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, आपको याद करना है, वो प्रश्न बनाकर दे सकता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, और अंतर वही है जो अपने उनकी विशेषताओं में पढ़ा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार बड़ा रिवाइज और करते हैं। समसूत्री विभाजन कायी कोशिकाओं में होता है, ये जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरी बात, समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पेत्र के समान होती है, और अर्धसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस या क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं घटित होती, और अर्धसूत्री विभाजन में सूत्र युग्मन, सिनेप्सिस या जो क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है। नेक्स्ट, प्रोफेज अवस्था अत्यधिक सरल होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन में जटिल होती है। और समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में
2 समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें 4 क्रोमेटिड होते हैं, जिसे टेट्राड अवस्था कहते हैं। समसूत्री विभाजन में एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें अनुवांशिक जो संख्या है वो पेत्र कोशिकाओं के समान होती है, और अर्धसूत्री विभाजन में जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनका अनुवांशिक संगठन है वो पेत्र कोशिकाओं से अलग होता है, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होता है। ये है अपने अंतर, जो अपने या आपको ध्यान में रखने हैं, जो समसूत्री में क्या है और अर्धसूत्री में क्या है। अब अपने आपको कुछ क्वेश्चन है वो बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं आपको, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो अभी मैं आपको बता के हटाऊं, आपका जो आंसर होगा वो है एनाफेज अवस्था। कौन सी अवस्था? एनाफेज अवस्था। तो आपको ये आंसर बिल्कुल जो बात बताई जा रही है ध्यान में रखनी है। कौन सा होगा? एनाफेज अवस्था। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है? तो एनाफेज। क्यों? आप वो मत समझ लेना प्रोफेज। प्रोफेज में तो क्या है, तो सेंट्रोमियर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, लेकिन जो पूर्णतः विभाजन है वो एनाफेज अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में केंद्रिका पुनः प्रकट होती है? समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस पुनः प्रकट होती है? तो ये मैंने बताया हुआ है, लास्ट अवस्था होती है जो टीलोफेज, उसके अंदर केंद्रक व केंद्रिका पुनः प्रकट होती है। नेक्स्ट, प्रारंभिक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन डैश डैश भी क्या कहलाता है? प्रारंभिक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था रिडक्शन न्यूनकारी विभाजन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शन डिवीजन। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो ना, तो सरल से सरल क्वेश्चन भी अपने पढ़ते हैं और अपने हिल जाते हैं भी क्या पूछ रहा है, तो आपके फिल इन द ब्लैंक आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अगर वहां पर अगर आपने सही आंसर भरा है तो आपके पूरे नंबर है, अगर थोड़ी चूक हो गई तो ऐसे नहीं है भी 1 नंबर है आपको आधा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, पूर्णतया गलत। तो नया सुनो, प्रारंभिक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? तो न्यूनकारी विभाजन। क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन। नेक्स्ट, माइटोसिस शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने, ये बताया हुआ है अच्छी तरह से आपको। मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किसने दिया? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसने दिया? तो आपको बताया था मैंने, फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक ने। 2 क्रमिक यानी 2 क्रमागत माइटोसिस के मध्य का अंतराल क्या कहलाता है? माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। 2 क्रमागत समसूत्री विभाजन के जो मध्य का जो अंतराल है वो क्या कहलाता है? इंटरफेज अवस्था या अंतरावस्था या विश्राम अवस्था या रेस्टिंग अवस्था। क्या कहलाती है? इंटरफेज अवस्था, रेस्टिंग अवस्था, अंतराल अवस्था। ये देखो इस तरह से आंसर आएंगे आपके, ये देखो फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। किस प्रावस्था में मेटासेंट्रिक गुणसूत्र वी आकार के दिखाई देने लग जाते हैं? तो एक बार ध्यान दो आप, चाहे वो समसूत्री विभाजन है चाहे अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के अंदर अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो गुणसूत्र है, जो स्पष्ट गुणसूत्र है वो किस अवस्था में दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर होगा एनाफेज अवस्था। कौन सी अवस्था? एनाफेज। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट गुणसूत्र किस अवस्था में दिखाई देते हैं? तो एनाफेज। अगर पूछ लिया जाए किस अवस्था में गुणसूत्र वी आकार के दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर होगा एनाफेज अवस्था। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है? तो टीलोफेज अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन में किस प्रावस्था में कोशिका झिल्ली लुप्त हो जाती है? समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में जो केंद्र के ऊपर झिल्ली पाई जाती है वो लुप्त यानी कि डिलीट हो जाती है, दिखाई नहीं देती, तो किस क्या होगी? अब देखो, प्रोफेज के जो अंत तक है केंद्रक व केंद्रिका झिल्ली है वो विलुप्त होने लग जाती है, लेकिन पूर्णतया कब होती है? मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था। दोबारा सुने क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में जो केंद्रक झिल्ली है वो विलुप्त हो जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? मेटाफेज।
प्रोफेज के जो अंत तक क्या है वो विलुप्त होने लगती है, लेकिन पूर्णतया जो विलुप्त है वो कब होती है? मेटाफेज में। तो ये ध्यान रखने वाला प्रश्न है, जो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली है या केंद्रिका है वो किस अवस्था में लुप्त होने लग जाती है? तो आपका आंसर होगा मेटाफेज। क्यों? क्योंकि प्रोफेज के अंत में वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगती है, लेकिन मेटाफेज में पूर्णतया विलुप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था की सबसे पहली अवस्था है। अब देखो क्या प्रश्न पूछा है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की सबसे पहली अवस्था, जो प्रोफेज की अपने 5 उप अवस्थाएं पढ़ी थी उसकी पहली अवस्था का नाम पूछ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? लेप्टोटीन। अच्छी तरह से आपको याद करवाई हुई है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। 4-5 क्वेश्चन और है वो और देख लो। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? अब आंसर देखो, प्रश्न देखो क्या पूछ रहे हो। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? क्योंकि प्रोफेज है, प्रोफेज के आगे 5 उप अवस्थाएं हैं, उसकी लंबी अवस्था तो मैंने आपको बताई थी पेक्कीटीन। क्या बताई थी? पेक्कीटीन। और अगर सीधा पूछ ले कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था, तो प्रोफेज। और अगर पूछ ले अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज की सबसे लंबी अवस्था, तो पेक्कीटीन। गुणसूत्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन विनिमय की घटना किस प्रावस्था में होती है? यानी कि क्रॉसिंग ओवर। यहाँ वो जीन विनिमय की जगह क्रॉसिंग ओवर भी लिख सकते हैं, तो दोनों नाम याद रखने हैं। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस प्रावस्था में होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये पेक्कीटीन। क्या होगा? पेक्कीटीन। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में टेट्राड पृथक हो जाते हैं? क्या होते हैं? टेट्राड है जो पृथक हो जाते हैं। अब अपने पढ़ा था टेट्राड, बहुत बार मैंने ये शब्द बता दिया। अपने पढ़ा था जो लेप्टोटीन और जाइकोटीन है, जाइकोटीन के अंदर टेट्राड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? टेट्राड का निर्माण होता है। टेट्राड का मतलब जिसमें 2 समजात गुणसूत्र हैं और 4 क्रोमेटिड है, वो टेट्राड अवस्था है, उसका तो निर्माण हो रहा है। लेकिन जो पेक्कीटीन है वहां वो टेट्राड पृथक होंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तभी आंसर दे पाओगे। ये कह रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की किस उप अवस्थाओं में टेट्राड पृथक हो रहे हैं? टेट्राड का मतलब है कि 2 समजात गुणसूत्र हैं, वो टेट्राड अवस्था बनी तो किस में थी? जाइकोटीन में, लेकिन वो पृथक किस में हो रही है? पृथक का पूछ रहा है, तो पृथक होगी वो लेप्टोटीन के बाद में जो नेक्स्ट प्रावस्था आती है पेक्कीटीन के अंदर। तो आपका आंसर क्या होगा? पेक्कीटीन। दोबारा सुने इसको। अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में टेट्राड पृथक हो जाते हैं? तो पृथक किस में होंगे? पेक्कीटीन में। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में केंद्रिका विलुप्त हो जाती है? केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? डाइकाइनेसिस। किसकी पूछ रहे हैं? ये प्रोफेज की आगे अवस्थाओं के बारे में पूछ रहे हैं। अगर सीधा दे तब तो आपका आंसर क्या